नमस्कार दोस्तों, मैं केसर सिंह एक पावरफुल लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे स्टूडेंटों, आज हम बात करेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, अर्थात हम चुंबकीय बल याद करना चाहते हैं तो दो नियम से याद करेंगे। पहला लेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दूसरा लेंगे दाएं हाथ की हथेली का नियम। ठीक है, तो हम चलते हैं। पहला नियम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। देखो, सर्वप्रथम हेडिंग डाल लेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम सभी। ठीक है, तो उसको करते हैं। इस नियम के अनुसार बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा व अंगूठे को इस प्रकार रखा जाता है कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, अर्थात एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। इस अवस्था में तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर व मध्यमा धारा की दिशा आई को निरूपित करे। तो जो अंगूठा होगा वो चुंबकीय बल एफ वेक्टर की दिशा को निरूपित करता है। कहने का मतलब ये है कि ये बायां हाथ है, इसमें देखो ये है तर्जनी और ये है मध्यमा और ये है अंगूठा। इन तीनों को इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, अर्थात लंबवत हो। ये भी लंबवत है इसके और ये भी लंबवत है इसके। ठीक है, तीनों हो गई एक दूसरे के लंबवत। इसके बाद में जो तर्जनी है ना, ये तो मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट करती है, और इसके बाद जो ये मध्यमा है ये करंट को डिनोट करती है। किसको? करंट को। और ये जो अंगूठा है ये चुंबकीय बल को डिनोट करता है। ठीक है, तीनों एक दूसरे के लंबवत होंगे और ये तर्जनी तो करेगा चुंबकीय क्षेत्र को, और जो मध्यमा होगा ये अंगूठे को धारा को, और जो अंगूठा होगा वो चुंबकीय बल को। ठीक है, ये हो गया फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, यहाँ तक सही? ओके, समझ में आ गया है। दूसरा देखो, इसके बाद में दूसरा है दाहिने हाथ की हथेली का नियम। ये इस प्रकार है, देखो, इस नियम के अनुसार दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाया जाए कि फैली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट करें, और जो अंगूठा है वो धारा की दिशा को, और जो हथेली का तल है वो चुंबकीय बल को डिनोट करे। कहने का मतलब ये है कि ये है जैसे दाहिने हाथ का हथेली का नियम, ये हथेली है। ठीक है, तो ये अंगुलियां हैं, ये किसको डिनोट कर रही हैं? चुंबकीय क्षेत्र को। ठीक है, उसके बाद में अंगूठा धारा की दिशा को इस प्रकार जा रहा है। ठीक है, और जो हथेली है ये किसको? चुंबकीय बल को। तल के ऊपर है या तल के नीचे है। ठीक है, तो ये इसको चुंबकीय बल को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये हमने दो नियम पढ़ चुके हैं जो चुंबकीय बल को याद करते हैं। अब इसके बाद में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। देखो, कोई चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक तार है तो उस पर चुंबकीय फोर्स कितना लगेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो हेडिंग डालेंगे सभी। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक तार पर चुंबकीय फोर्स। सर्वप्रथम सभी भाई डायग्राम को समझेंगे। देखो, ये हमारे पास है चुंबकीय क्षेत्र, ये इस प्रकार है चुंबकीय क्षेत्र। सर्वप्रथम देखो, ये है चुंबकीय क्षेत्र जिसे बी वेक्टर से डिनोट किया गया है। ये हो गया कंप्लीट चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद में लेते हैं हम एक धारावाही चालक तार। ये हो गया धारावाही चालक तार। इसको अलग पेन से मैं डिनोट कर देता हूँ। देखो, इसको रेड पेन से डिनोट कर देता हूँ। ये हो गया धारावाही चालक तार। ठीक है, जिसमें धारा इस प्रकार बह रही है, देखो, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? एल लंबाई का चालक तार है। यहाँ तक समझ में आया? ओके। और ये यहाँ से थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, और इसमें देखो अपॉन वेग क्या होगा? VD, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A होगा। ठीक है, इसके बाद देखो इसकी थ्योरी किस प्रकार लिखेंगे। देखो, माना चित्र अनुसार एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का एक चालक तार चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित है। ठीक है, जो ऊपर हमने अभी माना है। ठीक है,
इस चालक तार में I धारा प्रवाहित हो रही है, यानी चालक तार में इस प्रकार I धारा प्रवाहित हो रही है। इसके बाद देखो इस चालक तार में एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, स्मॉल n है, एवं इलेक्ट्रॉनों का अपवन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, Vd है। इसके बाद देखो यदि चालक तार में Q आवेश Vd वेग अपवन वेग से चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर में गतिशील है तो आवेश पर लगने वाला चुंबकीय फोर्स क्या होगा, F बराबर Q V क्रॉस B होता है, तो यहाँ पर V की जगह क्या ले लेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ले लेंगे, तो Vd ले लेंगे। ठीक है, इसको आगे कैलकुलेशन करेंगे। देखो क्रॉस प्रोडक्ट को हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा और ये डायरेक्शन आ जाएगी n कैप, इक्वेशन दे देंगे 1। ठीक है, फोर्स की वैल्यू आ गई यहाँ पर। अब यहाँ देखो जहाँ n वेक्टर इकाई सदिश है, क्या है, इकाई सदिश है जिसकी दिशा चुंबकीय बल के अनुदिश होती है, यानी जिस साइड में चुंबकीय फोर्स लगता है ना, उसी दिशा में इसके डायरेक्शन होती है। ठीक है, आगे देखो चालक तार के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि n है तो चालक तार के यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अर्थात L लंबाई यानी आयतन ले लिया, टोटल आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, टोटल मल्टीप्लाई हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे 5 है। ठीक है, और अब एकांक आयतन की जगह क्या ले लिया हमने, जैसे जिसका आयतन 15 मीटर क्यूब है। ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा ये मीटर क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, ये मीटर क्यूब क्या है, यहाँ पर आयतन का मात्रक है। ठीक है, तो यहाँ 75 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 75। ये है इस पॉइंट का कहने का मतलब। ठीक है, इसके बाद देखो चालक तार के एक इलेक्ट्रॉनों पर आवेश E है तो चालक तार के NaL इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, NaL, तो इस पर क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसे इक्वेशन दे देंगे 2। ठीक है, इसके बाद देखो समीकरण 1 व समीकरण 2 से समीकरण 1 व 2 को देखो किस प्रकार सोल्व करेंगे। समीकरण 1 में Q की वैल्यू रखने पर देखो समीकरण 1 है F बराबर Q Vd B साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वेशन यहाँ से 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी हमें, NaLe Vd B साइन थीटा। ठीक है, इसको अलग करेंगे तो टर्म को देखो NaeVd, इसको क्या मान लेंगे, चालक तार में प्रवाहित धारा I मान लेंगे इसे। ठीक है, तो ये I रखने पर इक्वेशन 3 आ जाएगी। 3 क्या होगी, IaLb साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ से B चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू पहले लिखने पर इक्वेशन 4 दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो इसके हमें सदिश फॉर्म वेक्टर फॉर्म में लिखना है। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए देखो F वेक्टर लेंगे तो N वेक्टर N कैप, ये क्या होता है, इकाई सदिश है जिसकी डायरेक्शन किसकी तरफ होती है, चुंबकीय बल की ओर होती है। ठीक है, इसके बाद I को बाहर ले लिया और इसको देखो क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं देखो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर क्या होता है, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड B वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा N कैप। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में है तो इसको L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन दे देंगे 5। ये 5 किसको डिनोट करे, देखो L वेक्टर की दिशा चालक तार में प्रवाहित धारा के अनुदिश होती है। इसके बाद यहाँ पर देखो 2 स्पेशल कंडीशन ले सकते हैं यहाँ, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो देखो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, नहीं क्या होती है 0 होती है। कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, अर्थात इसकी क्या होती है 0। तो ये साइन 0 इसकी टर्म हो जाएगी 0, तो कंप्लीट चुंबकीय फोर्स क्या प्राप्त हो जाएगा 0 हो जाएगा, अर्थात एकदम मैग्नेटिक फोर्स 0 प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद दूसरी कंडीशन देखो, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री तो देखो साइन 90 डिग्री बराबर 1, तो 1 लिखेंगे तो
इक्वेशन 3 से, F बराबर BIL। ठीक है, ये तो चुंबकीय क्षेत्र, ये धारा और ये लंबाई। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हम चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई धारावाही चालक तार रखा है तो उस पर चुंबकीय फोर्स याद कर लेंगे इस प्रकार। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक, दो धारावाही चालक तारों के एकांक लंबाई पर लगने वाला फोर्स, यानी कि दो हमारे पास चालक तार हैं, उसकी एकांक लंबाई पर जो फोर्स लगेगा वो किस प्रकार होगा। देखो सर्वप्रथम हम डायग्राम को समझ लेते हैं या थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं, थोड़ा मान लेते हैं पहले। देखो, जब चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के दोनों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है एवं चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर चुंबकीय फोर्स लगता है। माना कि एक धारावाही चालक तार के समीप दूसरे धारावाही चालक तार को लाया जाता है तो दूसरे धारावाही चालक तार पर पहले चालक तार के कारण चुंबकीय फोर्स लगता है, जो किस प्रकार लगता है। देखो, इसी प्रकार पहले धारावाही चालक तार पर दूसरे धारावाही चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र के कारण फोर्स लगता है चुंबकीय। अतः स्पष्ट है कि दो समांतर सीधे धारावाही चालक तारों पर एक दूसरे के कारण फोर्स लगता है। देखो ये किस प्रकार होगा, एक बार देखो ये डायग्राम समझते हैं, उसके बाद आगे एक थ्योरी लिखेंगे। माना एक धारावाही चालक तार ये है जिसमें I1 धारा प्रवाहित हो रही है, दूसरा चालक तार है RS, इसमें धारा I2 प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इनकी अल्पांश लंबाई ले लेते हैं, इसकी तो DL1 हो जाएगी। ठीक है, इसकी अल्पांश लंबाई ले लें, DL2 हो जाएगी। ठीक है, इसके कारण, इस तार के कारण इस पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, F DF21, और इस तार के कारण इस पर लगने वाला फोर्स हो जाएगा DF12। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, और इसके कारण इस पर लगेगा चुंबकीय क्षेत्र, यानी I2 धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा B1 वेक्टर। ठीक है, और इसमें लगेगा जो B2 वेक्टर। ठीक है, अब इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। देखो एक बार, यहाँ तक कर लिया था हमने, लगता है यदि दो समांतर चालक तारों में धारा की दिशा एक समान हो तो उनके मध्य क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। एम धारा की दिशा विपरीत हो, यानी कि एक दूसरे के विपरीत हो, तो ये फिर लगेगा यहाँ पर रिपल्सन, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, अब देखो, माना कि दो समांतर धारावाही चालक तार, एक तो PQ ले लेते हैं, ये चालक तार है जो, ठीक है, दूसरा चालक तार लेते हैं हम RS जो ये है। विचार करते हैं जिसमें क्रमशः, इसमें PQ में तो धारा कौन सी बह रही है, I1 बह रही है जो ये है, और I2 RS में बह रही है। ठीक है, ये दोनों की होगी थ्योरी यहाँ तक। इसके बाद देखो, अतः PQ चालक तार के कारण RS चालक तार पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र B1 होगा। ठीक है, वो किस प्रकार होगा, देखिए, चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है μ0I/2πr। तो इन दोनों के मध्य दूरी क्या है, D है, तो D ले लेंगे यहाँ पर। और करंट कौन सी है, B1 में करंट कौन सी बह रही है, I1, तो यहाँ पर ले लेंगे I1 धारा। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ी देखने की बात है, तो लिखो μ0I1/2πd इक्वेशन दे देंगे 1 नंबर। इसके बाद देखो, अतः चालक तार की DL2 अल्पांश पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, F21, DF21 हो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो, हमने अभी ऊपर वाले टॉपिक में क्या किया था कि कोई धारावाही चालक तार है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर फोर्स क्या आता है, I/L×B, यही तो आता है, L×B वेक्टर। ठीक है, तो उसके हिसाब से इसमें लगने वाला फोर्स क्या आ जाएगा, I2, धारा तो I2 आ जाएगी, और ये आ जाएगा I2, और चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा 1 के कारण। ठीक है, अब ये दोनों DL2 और B1 एक दूसरे के लंबवत हैं, लंबवत है, तो यहाँ पर थीटा बराबर लेंगे 90 डिग्री। 90 डिग्री लेंगे तो देखो sin 90 की वैल्यू होती है 1,
इसकी वैल्यू हो गई 1। तो इसके बाद में dF21 वेक्टर की फॉर्म क्या आ जाएगी, B1I2 dl2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, ओके। इसके बाद देखो समीकरण 1 से B1 की वैल्यू पुट करने पर, अब यहाँ पर समीकरण 1 से जो ऊपर आई थी ना इक्वेशन 1 से पुट करेंगे तो देखो μ0I1 2πd और I2 dl2। इसको थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, इसके बाद में देखो कैलकुलेशन करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, μ0I1 I2 अपॉन 2πd। ठीक है, और ये dl2 इसके अपॉन में चला जाएगा। तो ये किसका सूत्र है, देखो जो कि चालक तार RS की एकांक लंबाई पर लगने का सूत्र है। ठीक है, ये आ गया इसका। अब इसी प्रकार हम निकालेंगे PQ तार पर लगने वाला फोर्स, वो किस प्रकार, देखो सिमिलरली इसी प्रकार लिखने पर देखो, इसी प्रकार PQ चालक तार की एकांक लंबाई पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, dF12 ले लेंगे यहाँ 2 1 की जगह। ठीक है, ये dl1 ऐसे कैसे, सॉरी उसमें dl2 था, यहाँ 1 ले लेंगे। ठीक है, μ0I1 I2 इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, I1 को पहले ले लो चाहे बाद में ले लो। ठीक है, 2πd ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन दे देंगे 3 नंबर। अब इसका व्यापक रूप यानी जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो देखो dF अपॉन dl, और 1 2 लेंगे तो L1 लेंगे और 2 1 लेंगे तो L2 लेंगे। ठीक है, μ0I1 I2 अपॉन 2πd। ये आ गया कि चालक तार पर लगने वाला फोर्स। PQ पर लगने वाला फोर्स में तो F12 में L1 लेंगे, ये थोड़ी ध्यान रखने की बात है। और जो F21 लेंगे ना तो उसमें L2 की वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंटों ये क्या प्राप्त हो गया, देखो जो कि दो समांतर धारावाही चालक तारों की एकांक लंबाई पर लगने वाले चुंबकीय बल की सूत्र को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये हमने 2 पॉइंट कर लिए। अब नेक्स्ट देखो, अब हम दोस्तों करते हैं एम्पियर का नियम। देखो एम्पियर का नियम क्या होता है, देखो सर हम हेडिंग डाल लेंगे सभी एम्पियर का नियम। देखो एम्पियर के नियम के अनुसार वायु या निर्वात में स्थित किसी बंद पथ पर चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन का मान उस बंद पथ के क्षेत्रफल में प्रभावित कुल धारा समेसन आई एवं वायु या निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता म्यू नोट के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसे ही एम्पियर का नियम कहते हैं। देखो किस प्रकार होगा, रेखीय समाकलन, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का B वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर चुंबकीय पारगम्यता, ये तो निर्वात की होगी। ठीक है, और ये टोटल धारा यानी कि समेसन आई, दोनों के गुणनफल को क्या कहते हैं, एम्पियर का नियम कहते हैं। इसे इक्वेशन दे दो फर्स्ट। इसके बाद देखो जो कि एम्पियर के नियम का गणितीय रूप है, ये लिख देंगे इसी। इसके बाद में देखो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ये है रेखीय समाकलन, और ये है म्यू नोट वायु या निर्वात में चुंबकीय पारगम्यता, इसकी बराबर होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर अपॉन एम्पियर मीटर, ये इसका मात्रक होता है। इसके बाद देखो समेसन आई को बंद पथ में से गुजरने वाली कुल विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग है। ये ऊपर जो हमने इक्वेशन 1 लिखा था ना उसको डिनोट किया है। इसके बाद में देखो चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर और चुंबकन क्षेत्र H वेक्टर, इन दोनों में एक रिलेशन होता है। जब चुंबकन क्षेत्र को म्यू नोट से मल्टीप्लाई कर दे तो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर H क्या है, H वेक्टर चुंबकन क्षेत्र। देखो आगे ये काम आएगा। अब देखो हम इक्वेशन 1 में क्या पढ़ा था, देखो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्या होता है, म्यू नोट आई समेसन आई। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रखेंगे B वेक्टर की चुंबकन क्षेत्र के रूप में, तो ये हो जाएगी म्यू नोट H वेक्टर। इसकी वैल्यू रखेंगे तो देखो ये यहाँ पर रख दिया। इसके बाद में म्यू नोट से म्यू नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, अर्थात इसे बाहर भी ले सकते हैं, यहाँ भी हो गया कैंसिल आउट। इसको बाहर लेके हमने ऊपर कर दिया, एक ही बात है। ठीक है, इसके बाद में देखो चुंबकन क्षेत्र का रेखीय समाकलन किसके, समेसन आई के बराबर होता है। इक्वेशन दे देंगे 2।
तो इससे क्या स्पष्ट होता है, देखो इक्वेशन 2 से। उपरोक्त समीकरण 2 से स्पष्ट है कि वायु या निर्वात में चुंबकन क्षेत्र के रेखीय समाकलन का मान उस बंद पथ में प्रभावित कुल धारा के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चुंबकत्व विद्युत वाहक बल हो गया। ठीक है, इसे लिख सकते हैं वाहक बल के बराबर। इसके बाद देखो एम्पियर के नियम को लागू करने की शर्त, अर्थात एम्पियर का नियम कहाँ कहाँ लगाना है उसकी कुछ शर्त भी होंगे, जिसके लिए ही एम्पियर का नियम लागू होगा, अन्यथा एम्पियर का नियम लागू नहीं होगा। तो पहली शर्त देखिए, पहली शर्त क्या है, बंद पथ में पर चुंबकीय क्षेत्र का मान एक समान होना चाहिए। जो बंद पथ है ना, जो क्लोज लूप है, ठीक है, उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र का मान एक समान होना चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, अर्थात एक समान इक्वल होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है यदि बंद पथ पर बी वेक्टर व डी एल वेक्टर एक दूसरे के समांतर हो, समांतर होंगे तो थीटा बराबर होगा 0 डिग्री और कोस 0 की वैल्यू होती है 1। इसलिए देखो बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी बी डी एल कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू लेंगे 0 डिग्री और कोस 0 की वैल्यू होती है 1, इसलिए बी डी एल प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद देखो दूसरी कंडीशन, तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, यदि बंद पथ पर बी वेक्टर व डी एल वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हो, अर्थात एक दूसरे की परपेंडिकुलर हो, जैसे ये दोनों समांतर हैं और ये हो गया अब परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर होता है तो थीटा की वैल्यू होती है 90 डिग्री, क्या होती है 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू, लेकिन यहाँ पर साइन काम नहीं आ रहा है, अर्थात कोस काम आ रहा है, तो कोस 90 की वैल्यू होती है 0। मैंने इसलिए बताया कि आपको थोड़ा ध्यान आ जाए। ठीक है, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ पर 0 रखने पर रेखीय समाकलन इसका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, अर्थात बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर की वैल्यू 0 प्राप्त हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आया, दैट इज क्लियर, ओके। अब चलते हैं, देखो नेक्स्ट, अब हम एम्पियर का नियम लगाकर एक परिनलिका लेते हैं और उसमें चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो किस प्रकार है। देखो टॉपिक लिख लेंगे सब, परिनलिका, परिनलिका हेडिंग डाली है सबने। अब सर्वप्रथम हम इसका डायग्राम समझते, फिर उसके बाद में हम थ्योरी लिखते हैं। डायग्राम समझते हैं। देखो यहाँ पर कोई ये परिनलिका है, देखो ये इस प्रकार कोई परिनलिका है, अर्थात हम एक रोड मान सकते हैं इसे। ठीक है, इस रोड के जो ये त्रिज्या है ना वो तो बहुत कम है, लेकिन इसकी जो लंबाई है ना, ये लंबाई ये बहुत ज़्यादा लेनी है। ठीक है, त्रिज्या की तुलना में, जिससे हम आसानी से चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त कर सके। ठीक है, तो ये हो गई। अब इसे एक तार लपेट देंगे, यहाँ पर देखो इस प्रकार एक वायर लपेट देंगे इसके ऊपर इस प्रकार। ठीक है, और उसको जोड़ देंगे हम एक बैटरी से, तो चुंबकीय क्षेत्र ये तो हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में है ये तो हो जाएगा तल के अंदर की ओर। ठीक है, और ये हो जाएगा बाहर की ओर, डॉट वाला बाहर की ओर। ठीक है, ये हो गया बाहर की ओर। ठीक है भाई, ये नीचे आदर्श ले लिया। आदर्श का मतलब है कि परिनलिका वास्तविक रूप में नहीं है, अर्थात इनफाइनाइट लंबाई के ले लिया, जो एक्चुअल में संभव नहीं है, तो ये वैसे दर्शाने के लिए ले लिया। इसमें इस प्रकार है मैग्नेटिक फील्ड, ये है इस प्रकार। ठीक है, ये तल के अंदर की ओर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है भाई, और ये हो गया बाहर की ओर, डॉट 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 डॉट, ये हो गया बाहर की ओर। ये हो आदर्श परिनलिका। ठीक है, जो वास्तव में संभव नहीं है, और ये है परिनलिका जो वास्तव में संभव हो सकती है। ठीक है, ये हमने डायग्राम समझ लिया है। अब हम लिखते हैं इसकी थ्योरी। तो देखो थ्योरी किस प्रकार लिखेंगे, देखो जब खोखली बेलनाकार कुचालक नली पर विद्युत रुद्ध तांबे के तारों को लपेटकर बनाई गई युक्ति को क्या कहते हैं, परिनलिका कहते हैं। परिनलिका की लंबाई उसकी त्रिज्या से अधिक होती है, यानी जो लंबाई है ना टोटल वो ज़्यादा लेनी है त्रिज्या की तुलना में। ठीक है, अर्थात मोटाई कम लेनी है उसकी त्रिज्या।
ठीक है, केंद्र से दूरी। इसके बाद देखो, परिनलिका पर लपेटे गए फेरों की संख्या अधिक होती है, यानी कि जो उस पे जो राउंडेड बनाते हैं ना फेरे, ठीक है, उसकी संख्या बहुत अधिक लेनी है। एवं परिनलिका की एक कुंडली का तल परिनलिका की एक्स के लंबवत होता है, कि जो परिनलिका का जो कुंडली का तल होता है ना, वो एक तो परिनलिका के एक्स के लंबवत होता है, और जब इसमें धारा प्रवाहित होती है तो परिनलिका में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। एवं परिनलिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान अल्प होता है, यानी कम होता है, जिसे नगण्य माना जा सकता है। ठीक है, ये हो गई परिनलिका की थ्योरी। अब इसके बाद देखो, इसकी थोड़ी बनावट भी लिख लेते हैं। ऐसी परिनलिका जिसकी लंबाई उसकी त्रिज्या से बहुत अधिक होती हो तथा जिसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान एक समान और बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता हो, अर्थात अल्प। अल्प क्या होता है? देखो, अल्प का मतलब होता है कम, ठीक, मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखो, ये मैंने समझा दिया है डायग्राम, ठीक है, और ये आदर्श परिनलिका हो गई है। अब इसके बाद देखो, अनंत लंबाई की परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है यहाँ पर। तो अनंत लंबाई का मतलब कि परिनलिका की लंबाई बहुत ज़्यादा है। देखो, जैसे अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इस प्रकार लेंगे तो बाहर की ओर ऊपर की साइड आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा अंदर की साइड इस प्रकार। उसमें जस्ट अपोजिट था क्या? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ऊपर तो क्या था? अंदर की ओर, और नीचे था बाहर की ओर। अब यहाँ पर जस्ट विपरीत आ गया। अब इसमें एक बॉक्स ले लेते हैं, जैसे PQRS, ठीक है, इसमें करंट इस प्रकार जा रही है, इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक है x दूरी, ठीक है। अब इसको देखो, माना एक सॉरी, ये पेन चल नहीं रहा है, मैं एक बार इसको सेट कर लेता हूँ। अब देखो, माना एक अनंत लंबाई की परिनलिका पर विचार करते हैं जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान B वेक्टर एक समान है, ठीक है, एवं चुंबकीय क्षेत्र x अक्ष के अनुदिश है। चुंबकीय क्षेत्र का मान याद करने के लिए एक आयताकार बंद पथ पर विचार करते हैं, क्या है? PQRS, ठीक है। इसके बाद देखो, जिसका आधा भाग परिनलिका के अंदर है और आधा भाग परिनलिका के बाहर स्थित है, और इस आयताकार बंद पथ की त्रिभुजा PQ x अक्ष के समांतर है तथा R के समान B वेक्टर यानी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, ठीक है। और इस आयताकार बंद पथ की लंबाई क्या है? B है, और चौड़ाई x है। इस परिनलिका की एकांक लंबाई में n फेरे हैं, एवं प्रत्येक फेरे में प्रवाहित धारा I है। ये इसकी एक तरह से बनावट हो गई, ठीक है। अब देखो, कार्यविधि देखो, अतः आयताकार बंद पथ PQRS पर एम्पियर के नियम से क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन म्यू नोट और टोटल धारा का गुणनफल, ये होता है एम्पियर का नियम। अब यहाँ पर देखो, रेखीय समाकलन किसका निकाल रहे हैं? एक बंद, ये इस प्रकार बंद पथ है, ठीक है, PQRS, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसको रेखीय समाकलन को किस प्रकार टुकड़ों में तोड़ेंगे? P से Q और Q से R और R से S, S से P, ठीक है। रेखीय समाकलन यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, टोटल रेखीय समाकलन इस प्रकार प्राप्त करेगी, ठीक है भाई। इसके बाद म्यू नॉट एफ समेशन I, चुंबकीय पारगम्यता और टोटल धारा के गुणनफल, ऐसे कैसे आ जाएगा? इसके बाद देखो, चित्र में PQ व RS भुजा पर ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखो, तो B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, ये क्या आ जाएगा? डॉट को हटाएंगे तो कोस थीटा, और दोनों पैरेलल है तो थीटा बराबर 0 डिग्री और कोस 0 की वैल्यू होती है 1, इसलिए B DL की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, यहाँ तक। तो इसके बाद देखो,
क्यू आर व एस पी भुजा पर बी वेक्टर व डी एल वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसके लिए कोस 90 वैल्यू आएगा अदिश गुणनफल को खोलेंगे तो, ठीक है। और कोस 90 की वैल्यू होती है 0 डिग्री, इसलिए इसकी वैल्यू 0 प्राप्त हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आया? ओके। इसके बाद देखो इक्वेशन, इसमें ऊपर दो टुकड़ों में जो रेखीय समाकलन था उसमें वैल्यू रखेंगे तो ये दो टर्म तो 0 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये दो टर्म प्राप्त हो जाएगी। अब देखो आर एस भाग परिनलिका के बाहर स्थित है तो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू बहुत कम होगी। क्या होगी? बहुत कम होगी। कितनी? यानी कि लगभग 0 की वैल्यू होगी, ठीक है। अत्यल्प होगी उसकी वैल्यू। ओके, अब देखो तो इसकी वैल्यू तो 0 प्राप्त हो जाएगी, सिर्फ एक ही टर्म बचेगी यहाँ पर, पी से क्यू बी डी एल और म्यू नोट समेसन आई, ठीक है। अब इसका रेखीय समाकलन करेंगे तो देखो इसका रेखीय समाकलन हो जाएगा x, क्योंकि p और q से दूरी कितनी है? x, चौड़ाई, ठीक है। तो bx बराबर म्यू नोट समेसन आई इक्वेशन दे देंगे। फर्स्ट भी दे सकते हैं या इसको आगे पहले इक्वेशन देने के बाद 2 3 4 5 जितने भी देनी है दे सकते हैं अपन, ठीक है, वो कोई इश्यू नहीं है। अब देखो आगे, परिनलिका की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है n, तो परिनलिका की x लंबाई ले लेंगे तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, nx आ जाएगा। इसी प्रकार देखो फेरों की संख्या निकालेंगे तो परिनलिका के एक फेरू में प्रवाहित धारा I है तो nx फेरों की संख्या में कितनी धारा होगी? nx I होगी, ठीक है। तो टोटल धारा क्या हो जाएगी? nx I हो जाएगी। इक्वेशन दे देंगे 2। अब इसके बाद देखो भाई, समीकरण 1 व समीकरण 2 से समीकरण 1 में 2 की वैल्यू पुट करने पर, तो समीकरण 1 क्या थी? bx म्यू नोट समेसन i, इक्वेशन 2 क्या है? समेसन i बराबर nxi, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया है, इसकी वैल्यू, ठीक है। पुट करने के बाद देखो x से x कैंसिल आउट और b बराबर हो जाएगा म्यू नोट ni, इक्वेशन दे देंगे 3 नंबर, ठीक है। जो अनंत लंबाई की परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र को दर्शा रही है। यहाँ तक हो गया परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब इसके बाद देखो हम टोरॉइड किस प्रकार होगी, देखो टोरॉइड का अध्ययन करते हैं। देखो भाई टोरॉइड क्या है? एक तरह से कि जो हमारे पास लंबाई की जो वो थी ना परिनलिका, उसके दोनों सिरों को ऐसे मोड़ कर और एक गोल वर्ताकार युक्ति बना देते, उसे क्या कहते हैं? टोरॉइड कहते हैं। जो देखो किस प्रकार होगा, हेडिंग डाल लेंगे टोरॉइड। कम त्रिज्या एवं अधिक लंबाई की परिनलिका के दोनों सिरों को मोड़कर बनाई गई वर्ताकार युक्ति, इसको ध्यान देना है, बनाई गई वर्ताकार युक्ति को क्या कहते हैं? टोरॉइड कहते हैं। देखो जैसे ये कोई परिनलिका थी हमारे पास और इसको घुमा के टोरॉइड बना दिया। देखो एक तरह से मैं बता देता हूँ आपको, ये टोरॉइड बना दिया इसको, ठीक है भाई, यहाँ तक इसको टोरॉइड बना दिया और इस पर वायर इस प्रकार लपेट दिए जिसमें फेरों की संख्या अधिक होनी चाहिए, इसलिए इस प्रकार लपेटते जाएंगे बार बार, ठीक है। लास्ट में इधर निकल के आ जाएगा। और इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, ये तो है तल के बाहर की ओर और ये है तल के अंदर की ओर। अब टोरॉइड की जो फर्स्ट वर्ताकार है, इसकी दूरी यहाँ से त्रिज्या होगी r1 और सेकंड की r2, यहाँ से यहाँ तक होगी। यहाँ तक समझ में आया? ओके। इसके बाद देखो ये हो गया इसका केंद्र बिंदु, फेरों की संख्या कितनी हो गई? n, ठीक है। यहाँ तक समझ, धारा करंट I प्रवाहित किया है इसमें। अब देखो थ्योरी क्या होगी, देखो माना चित्र अनुसार एक टोरॉइड पर विचार करते हैं जिसमें फेरों की संख्या कितनी है? n है। प्रत्येक फेरे में प्रवाहित धारा I है एवं इसमें परिनलिका की आंतरिक एवं बाह्य सतह की त्रिज्या r1 और बाह्य की r2 एवं माध्य त्रिज्या लेंगे तो दोनों त्रिज्या को जोड़ देंगे, r1 प्लस r2 और 2 का दे देंगे भाग, ये आ गया माध्य त्रिज्या। इसके बाद देखो, अतः टोरॉइड में एम्पियर के नियम लगाने पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन
म्यू नॉट आई और समेसन आई के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब यहाँ पर देखो दोनों ये एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में होने पर थीटा बराबर 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इसकी 1 वैल्यू प्राप्त होने के बाद इसको आगे देखो कैलकुलेशन करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे 1 तो बी और इंटीग्रेशन करेंगे dl का, म्यू नॉट समेसन आई इक्वेशन दे देंगे फर्स्ट। ठीक है, अब आगे देखो टोरॉइड में एक फेरे में प्रवाहित धारा आई है, तो n फेरों में क्या हो जाएगी, इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा एन आई हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद टोटल धारा क्या आ जाएगी एन आई आ जाएगी। तो समेसन एक में समेसन आई की जगह क्या रख देंगे एन आई रख देंगे एज इट इज, यहाँ पर एन आई रख दिया। ठीक है, और ये देखो टोटल लंबाई क्या होगी टोरॉइड की 2πr जो परिधि को डिनोट कर रही है। ठीक है, अब यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे तो ये अपोन में जाएगी तो 2πr, ऐसे कैसे म्यू नॉट एन आई, इक्वेशन दे देंगे 3 नंबर। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो चूंकि n बराबर 2πr एकांक लंबाई में फेरों की संख्या किससे दर्शाते हैं स्मॉल n से, तो यहाँ पर इतनी राशि को स्मॉल n से दर्शा दिया। ठीक है, तो ये b आ जाएगा म्यू नॉट एन आई, इक्वेशन दे देंगे 4 नंबर। तो ये टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो गया हमें। ठीक है भाई, तो गाइज ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। तो हम करते हैं शुरू से बात, आज हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं। पहला टॉपिक कौन सा किया है, देखो 2 नेम किए थे, पहला फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नेम और दूसरा दाएं हाथ के हथेली का नेम, जिससे चुंबकीय फोर्स निकालें किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा टॉपिक किया था चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक तार के कारण जो चुंबकीय फोर्स क्या निकलेगा, मैग्नेटिक फोर्स क्या निकलेगा, उसकी बात की थी। उसके बाद में 3 नंबर पॉइंट किया हमने 2 समांतर धारावाही चालक में एकांक लंबाई पर लगने वाले फोर्स की बात की थी, तीसरा टॉपिक। ठीक है, इसके बाद 4th टॉपिक किया है हमने एम्पियर का नेम, जो कंप्लीट की है बात। ठीक है, इसके बाद 5 नंबर क्या किया है हमने, देखो परिनलिका, परिनलिका क्या होती है, किस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, इसके बाद में 6 नंबर किया है अनंत लंबाई की परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और उसके बाद में 7 नंबर किया है टोरॉइड, टोरॉइड की कंप्लीट चुंबकीय क्षेत्र और यहाँ से चुंबकन क्षेत्र की भी वैल्यू फाइंड आउट की है। ठीक है, तो आई होप आप सभी पॉइंटों का अच्छी तरह समझे होंगे, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे साथ प्रेम पूर्वक हर बार की तरह वापस आकर लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।